Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Doctrine of Estoppel under Section 115 to Section 117 of Indian Evidence Act 1872. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 से लेकर 117 जो डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल से। तो पूरा प्रोविजन कि कब प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लागू होगा, कब लागू नहीं होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let's start the topic. Estoppel, section 115 to 117. There is an introduction. Doctrine of estoppel is that provision which prohibits a person from giving false evidence by preventing them from making contradicting statement in a court of law. So the doctrine of estoppel is that provision which prohibits a person from giving false evidence by preventing them from making contradicting statement in a court of law. Suppose if any person makes any statement and later on if he makes any contradictory statement to the previous one, then principle of estoppel will prohibit that person for such statement. तो अगर कोई पर्सन ने ऑलरेडी कोई स्टेटमेंट दिया होगा और बाद में उससे कॉन्ट्राडिक्टरी, उससे अलग कोई स्टेटमेंट देता होगा तो प्रिंसिपल एस्टॉपल उसको वहां पर रोकता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने से। दिस डॉक्ट्रिन होल्ड्स अ पर्सन अकाउंटेबल फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम आइदर थ्रू हिज वर्ड्स और थ्रू हिज कंडक्ट। तो ये डॉक्ट्रिन क्या करती है, एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन अकाउंटेबल ठहराती है, पर्सन को जवाबदार ठहराती है। काय के लिए? फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम, जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन उसने किया था पहले फॉल्स भी किया था होगा, तब भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल उसको रोकता है कि जो तूने किया था उसको उसी पर अकाउंटेबल वो रहेगा, हालांकि वो फॉल्स रहो या सही रहो। The objective of this doctrine is to avert the commission of fraud by one person against another person. तो ये जो doctrine of estoppel है, it is this doctrine is having an aim to avert the commission of fraud by one person against another person. कि fraud को prevent करने के लिए doctrine use होती है। For example, मैंने पहले कुछ कहा था और बाद में कुछ कह रहा हूं, मैं बाद में फ्रॉड कर रहा हूं, तो ये फ्रॉड को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है। मैं बाद में अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता भी होऊंगा तो कोर्ट मुझे रोकेगा। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल विल बी एप्लीकेबल। एस्टॉपल मींस स्टॉप्ड, which means a person is not allowed or permitted to speak contrary to his earlier statement. To stop, पर्सन को रोका जाता है। पहले आपने जो कहा था उस पर ही आपको बने रहना पड़ेगा, आप उसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पहले जो दिया था वही स्टेटमेंट आपका कंटिन्यू होगा। यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। सेक्शन 115 डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। व्हेन अ पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted to another person to believe a thing to be true or to act upon such a belief, neither he nor his representative can be allowed to deny the truth of that thing in a suitor proceeding between himself and such person or his representative. So when a person by his declaration, अगर मैं कुछ डिक्लेयर करता हूं या मेरे एक्ट के जरिए कुछ मैं कहता हूं या मैंने कोई ओमिट किया, जो कहना था वो नहीं किया, like that, by three ways. When a person by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted to another person to believe a thing to be true, to act upon such a belief. अगर मैं मेरे डिक्लेरेशन के जरिए अगर मैं कुछ कहता हूं और वो कुछ कहने के जरिए मैं ये कहता हूं कि दूसरा पर्सन मेरे कहने पे भरोसा करे या दूसरा पर्सन मैं जो कह रहा हूं उस हिसाब से करे, समझ रहे हो? अगर ऐसा मैं करता हूं कोई एक्ट, neither he nor his representative can be allowed to deny the truth of that thing in a suitor proceeding between himself and such person or his representative. अगर मैं किसी पर्सन को कोई कह रहा हूं कि हाँ ये चीज ऐसी है बाय डिक्लेरेशन और पर्सन उस पर भरोसा कर अगर वो एक्ट करता होगा मेरे कहने पर, मेरे कहीं भी चीज पे भरोसा कर अगर कोई स्टेप लेता होऊंगा तो आगे चल के मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो उस टाइम पे वैसा नहीं था।
तो उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल, उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज एग्जिस्टेंस में है और उस भरोसे पे अगर कोई पर्सन एक्ट करता होगा, बाद में मैं चल के ये नहीं कह सकता कि उस टाइम पे वो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी। कोर्ट विल स्टॉप मी, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने जो कहा था, मैंने जो डिक्लेयर किया था, वो बिलीफ पे, उस भरोसे पे सामने वाले पर्सन ने एक्ट किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी applicable. There is a one example. If Pritam is an employee of company X Private Limited, अगर प्रीतम X Private Limited में अगर employee है, नौकर है, but in a court he denies to be an employee of that company, but कोर्ट में उसने डिनाई किया कि उसने कहा कि मैं मिस्टर X Private Limited कंपनी का एम्प्लॉई नहीं हूं. Later on he could not claim the salaries and emoluments from that company. समझ रहे हो? Principle of estoppel will be applicable. को के प्रीतम कंपनी एक्स का प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय था, लेकिन कोर्ट में उसने क्या कहा कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं। जब कोर्ट में वो डिक्लेयर कर रहा है और कोर्ट ने उस पर भरोसा किया कि हाँ ये एम्प्लॉय नहीं है, बाद में आगे चल के वो उस कंपनी से सैलरी, तनख्वाह है ना, पगार वहां से नहीं ले सकता। अगर वो ले रहा होगा, वो मांग रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल। उसको कहा जाएगा तुमने ऑलरेडी कहा है कि तुम इस कंपनी के नौकर नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो अब प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल होगा। लेटर ऑन ही कैन नॉट क्लेम इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, उस कंपनी से वो सैलरी नहीं मांग सकता। अनदर एग्जांपल इज दैट नरेश वाज अ टेनेंट इन द हाउस ऑफ राम। तो नरेश राम का किराएदार था। नरेश falsely representing to Paul that he had transferable rights over the property, और नरेश ने पॉल को क्या कहा कि जिस घर में वो किराए से था, कि फाल्सली नरेश ने पॉल को ये कहा कि इस घर में जिस घर में वो रहता है नरेश, उसका ट्रांसफरेबल राइट है उसके पास, हालांकि नहीं था, हालांकि वो किराएदार है, लेकिन पॉल को क्या कहा नरेश ने कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफरेबल राइट है। एंड देयर आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू पॉल, और उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी पॉल को ट्रांसफर किया। Later on, cannot claim that he had no transferable interest in the property. He would be stopped from doing so under the doctrine of estoppel. बाद में ये नहीं कह सकता है कि मतलब पॉल से पैसे ले लेगा और पैसे लेने के बाद नरेश अगर ये कह रहा है कि नहीं 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 मुझे ट्रांसफरेबल राइट है ही नहीं, तो इस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल। उसको प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट था कि मेरे पास ट्रांसफरेबल राइट है, वो राइट पे वो स्टेटमेंट पे भरोसा करके पॉल ने वो प्रॉपर्टी खरीदा। अब नरेश आगे चल के कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे इस पर ट्रांसफरेबल राइट है ही नहीं बोल के। उस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल। नरेश विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल में नरेश को वहां पर रोका जाएगा। सेक्शन कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। द फर्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पहला इसेंशियल है कि रिप्रेजेंटेशन एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को करना चाहिए। सेकंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन मेड मस्ट बी एज टू फैक्ट एंड नॉट एज टू लॉ। रिप्रेजेंटेशन कैसा, एज टू फैक्ट होना चाहिए कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे ट्रांसफरेबल राइट है, बट लॉ पे नहीं। कि अगर फॉर एग्जांपल लॉ कि ऐसा ऐसा लॉ नहीं है, अगर मैं कहता हूं कि नहीं 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 किसी घर में अगर आप घुस गए और कुछ चीज उठाए तो चोरी नहीं होती, और बाद में मैं कह रहा हूं कि चोरी होती है, लॉ है ये, तो रिप्रेजेंटेशन लॉ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड वन इज द एक्सप्रेशन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड एज टू एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफरेबल राइट है, एग्जिस्टिंग फैक्ट है, हाँ वो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी उसमें मुझे ट्रांसफरेबल राइट रहेगा, एग्जिस्टिंग फैक्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू नहीं होगा, एग्जिस्टिंग फैक्ट पे ही प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होगा। फोर्थ वन इज द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड इन अ मैनर विच मेक्स द अदर पर्सन बिलीव दैट इट इज ट्रू। रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन उसको सही माने। नेक्स्ट वन इज the persons to whom the representation is being made must act upon that belief। जिस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो पर्सन ने आपके कहने पर एक्ट करना चाहिए, समझ रहे हो, भरोसा करके एक्ट करना चाहिए। और लास्ट वन इज द पर्सन टू whom the representation would be made should suffer a loss by such representation। जो पर्सन ने आपके रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट किया उसको लॉस होना चाहिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट। 2015 में
सॉरी 2010 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉपल? प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग सर्टेन फैक्ट्स, प्रोहिबिशन फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी, टू स्टॉप अ पर्सन, नन ऑफ द अबोव. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग सर्टेन फैक्ट. के ऑलरेडी जो चीज करने वाला है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करने के लिए प्रोहिबिट करना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन. Now, section 116, estoppel of tenant and of licensee of person in possession. Section 116 prevents and disables the tenant from denying the title of the landlord at the beginning. So, section 116 prevents and disables the tenant from denying the title of landlord at the beginning. कि ये जो section 116 है ये tenant को disable करता है, tenant को prevent करता है. कैसे? फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल, टाइटल डिनाई करने से. कि लैंडलॉर्ड का जब वो उसने किराए से प्रॉपर्टी लिया था, जब लैंडलॉर्ड का टाइटल ही नहीं था, अगर ऐसा कोई टेनेंट या ऐसा कोई टेनेंट अगर कह रहा होगा, सेक्शन 116 उसको प्रिवेंट करता है, उसको डिसेबल करता है. समझ रहे हो? नो टेनेंट इन पोजेशन शैल बी परमिटेड टू चैलेंज और क्वेश्चन द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी. सो नो टेनेंट इज इंटाइटल्ड टू चैलेंज द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी. तो सेक्शन 116 प्रिवेंट करता है टेनेंट को, कोई भी टेनेंट लैंडलॉर्ड का जो टाइटल है उसका प्रॉपर्टी पे जब उसने किराए पर लिया था, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी लैंडलॉर्ड से उसका घर किराए पर ले रहा हूं, तो मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है वो लैंडलॉर्ड, इसीलिए मैं किराए पे ले रहा हूं. लेकिन आगे चल के अगर मैं उसकी जो टाइटल को ही चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं, वो जब मैंने उसके पास से एज ए टेनेंट प्रॉपर्टी लिया था तो उसके पास टाइटल ही नहीं था, अगर मैं ये बाद में कहूंगा तो आई विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, तो मुझे प्रिवेंट किया जाएगा. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ऐसी कोई परमिशन नहीं है कि मैं बीइंग अ टेनेंट मैं लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता हूं सेक्शन 116 में. एंड नो पर्सन who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title at the time when the license was given. समझ रहे हो कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे इंटर होता हूं एक लाइसेंस के साथ, और वो लाइसेंस मुझे आपने इशू किया हुआ है, और वही लाइसेंस के चलते मैं प्रॉपर्टी पे इंटर हो रहा हूं, आगे चल के मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो पर्सन ने मुझे लाइसेंस इशू किया उस टाइम पे वो उस प्रॉपर्टी का टाइटल उसका था ही नहीं. मैं ऐसा नहीं कह सकता. उन्होंने मुझे लाइसेंस इशू किया, वो लाइसेंस के चलते मैं प्रॉपर्टी पे इंटर हो रहा हूं, आगे चल के मैं ये नहीं कह सकता कि उस पर्सन का लाइसेंस इशू करते वक्त टाइटल था ही नहीं, क्योंकि मैंने जब लाइसेंस उसके पास से लिया तो मुझे ये पता था कि वही ओनर है. लाइक दैट मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं. सो दस नो लाइसेंसी shall be permitted to question or challenge the grant or license at the time of granting the license. तो कोई भी लाइसेंसी चैलेंज नहीं कर सकता उसके ग्रांट ऑफ लाइसेंस को. बिलास कुमार वर्सेस देशराज रंजीत सिंह, दिस इज अ पर्टिकुलर केस. In this case, it has been held that a tenant who has been let into possession cannot deny his landlord's title, however defective it may be, so long as he continues to be tenant and he has not surrendered possession to the landlord. In this case, it has been held that a tenant who has been let into possession cannot deny his landlord's title. तो जब tenant अगर कोई प्रॉपर्टी पोजीशन में लेता है लैंडलॉर्ड के पास से, तो वो टेनेंट लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई नहीं कर सकता है. हाउएवर डिफेक्टिव इट मे बी, कितना भी डिफेक्टिव टाइटल रहने दो, वो टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता है टेनेंट, सो लॉन्ग एज कंटिन्यूज टू बी टेनेंट, जब तक वो टेनेंट है. एंड हैज नॉट सरेंडर्ड पोजीशन टू द लैंडलॉर्ड, जब तक वो लैंडलॉर्ड को पोजीशन सरेंडर नहीं करता टेनेंट, जब तक वो टेनेंट कंटिन्यू रहेगा उस लैंडलॉर्ड के टाइटल को वो चैलेंज नहीं कर सकता. दैट इज डिस्कस अंडर दिस पर्टिकुलर केस. द टेनेंट एडमिटिंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड पेइंग हिम रेंट थ्रू आउट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली डिनाई हिज टाइटल. तो मैंने लैंडलॉर्ड के पास से प्रॉपर्टी एज किराए पे लिया, उसको मैं पैसा भी पे कर रहा हूं, किराया भी दे रहा हूं, बाद में चल के मैं उसके टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता हूं. जब उसका टाइटल है, ये ट्रीट करते ही मैंने उसके पास से प्रॉपर्टी किराए से लिया और मैं उसको किराया दे रहा हूं, आगे चल के मैं उसका टाइटल डिनाई नहीं कर सकता. प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल. सेक्शन 117, स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी
Section 117. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority of draw such bill or to endorse it. So no acceptor of bill of exchange. कि फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने एक्सेप्ट किया, आगे चल के मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो ड्रॉअर है उसके पास उसका राइट ही नहीं था, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट करने की। बिल ऑफ एक्सचेंज तो मैंने लिया, लेकिन जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट करके मुझे दिया, जो ड्रावर है, उसके अथॉरिटी को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता मैं कि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी ये बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स करने की। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर हैड एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट और लाइसेंस कमेंस्ड अथॉरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंसी। तो उस सिचुएशन में ना तो बेली ना तो लाइसेंसी, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कोई प्रोडक्ट मेरे पास लिया होगा, आगे चल के मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो बेलर था वो बेलर को टाइटल ही नहीं था, वो बेलर को अथॉरिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, मैं डिनाई नहीं कर सकता। अगर मैं लाइसेंसी हूं, किसी के पास से मैंने लाइसेंस लिया, तो मैं लाइसेंसर के अथॉरिटी को आगे चल के डिनाई नहीं कर सकता कि उसको अथॉरिटी ही नहीं थी वो डिनाई करने की। आई विल बी स्टॉप, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। समझ रहे हो कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एज अ बेली कोई प्रोडक्ट लिया, तो मैंने ये ट्रीट करके लिया कि उसके पास अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, तभी मैंने लिया, आगे चल के मैं वो डिनाई नहीं कर सकता हूं। कलकत्ता क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिंस पीटर एंड ग्रीस. It has been held that where an automobile garage received a car for repairs, the garage owner is stopped from challenging the title of the person from whom the car is received. तो अगर गैरेज है, उसने किसी के पास से कार लिया रिपेयर के लिए, बाद में चल के वो गैरेज ओनर ये नहीं कह सकता कि जिसने कार मेरे पास रिपेयर के लिए डाला था वो इस कार का ओनर ही नहीं है। ही विल बी स्टॉप, गैरेज ओनर विल बी स्टॉप फ्रॉम चैलेंजिंग द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम कार इज रिसीव्ड। तो मैं अगर गैरेज का ओनर हूं, मैंने किसी के पास से कार लिया रिपेयर के लिए, अब मैं आगे चल के ये नहीं कह सकता हूं कि जिसने कार मेरे पास रिपेयर के लिए डाला वो ओनर नहीं है, उसके पास कार का टाइटल नहीं है। जब मैंने रिपेयर के लिए लिया तो यही समझ के लिया था कि वो ही ओनर है, बाद में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। आई विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो। दिस इज द पर्टिकुलर प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द स्टॉपल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.